थका हारा शख्स सुबकते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, प्लीज़ मेरी बीबी को ढूंढ दीजिए। ये दृश्य बांग्लादेश की राजधानी ढाका का था। वहाँ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के गेट पर अमीनुल इस्लाम जॉनी खड़े थे। चारों तरफ कृत्रिम रोशनी का अंबार, लेकिन वो एक अंधेरी रात थी। जॉनी की बीबी लामिया अख्तर सोनिया उस रोज़ स्कूल गई थी बेटी जायरा को लेने। ढाका के उत्तरा इलाके में स्थित माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज में जायरा तीसरी क्लास में पढ़ती थी। लामिया पहुंची तो स्कूल की आखिरी घंटी बज चुकी थी। बच्चे निकल रहे थे, तभी अचानक सब कुछ बदल गया। मानो पहाड़ टूट पड़ा। एक शोर उठा, अचानक धमाका हुआ और फिर आग की लपटें और धुएं का गुबार। जब तक कुछ समझ आता तब तक कईयों की जान जा चुकी थी। बांग्लादेश एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग जेट आसमान से अचानक इमारत पर आ गिरा था, सीधे स्कूल के कैंपस पर। 21 जुलाई की दोपहर थी, करीब 1:30 बजे हुए थे। आज के शो में हादसे के पीड़ितों की आपबीती आप तक पहुंचाएंगे। जानेंगे कि विमान क्रैश कैसे हुआ, ट्रेनिंग शहर के बीचों बीच क्यों चल रही थी और चीन में बने विमान की गुणवत्ता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। बांग्लादेश प्लेन क्रैश के बाद अमीनुल इस्लाम जॉनी की बेटी तो मिल गई, लेकिन बीबी लामिया नहीं मिली। जॉनी ने पूरा उत्तरा छान मारा, आसपास का हर अस्पताल, हर वार्ड तलाश लिया। लामिया का कहीं पता नहीं चला। सिर्फ एक सुराग मिला है सोशल मीडिया पर लामिया के जले हुए आईडी कार्ड की फ़ोटो। उनके एक रिश्तेदार ने बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार से कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हम 1000 साल लंबी रात से निकले हों। जॉनी की तलाश अब भी जारी है। रिपोर्ट बताती है कि बाहर अस्पताल में और भी लोग ऐसी ही तलाश में हैं। मैं बाहर थी, अचानक पता चला कि कोई प्लेन मिलस्टोन कॉलेज पर गिर पड़ा है। मेरी छोटी बहन की बेटी उसमें झुलस गई। उस वक्त स्कूल में ब्रेक था, बेल भी बज चुकी थी। मेरी बहन उस वक्त स्कूल गेट पर ही थी, अपनी बेटी को लेने आई थी। बच्चे मेरी तरफ दौड़ते आ रहे थे। स्कूल की टीचर पूर्णिमा दास ने अपनी आंखों देखी एक फेसबुक पोस्ट में लिखी। पूर्णिमा ने कुछ बच्चों को वॉशरूम में ले जाकर पानी डाला, बचाने की कोशिश की। उसी वक्त उन्हें एक और टीचर की चीख सुनाई दी, पूर्णिमा बाहर निकलो। वो निकली तो देखा कॉरिडोर जल रहा था। सिर्फ 2 हाथ की दूरी पर आग थी। एक साथी टीचर झुलसी हुई हालत में उनके पैरों पर गिर पड़े, कह रहे थे बचा लो। पूर्णिमा सन्न रह गई। किसी ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला। इस बीच ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह आग की जद में था। वहां तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चे पढ़ते थे। जहां विमान टकराया वो क्लास 3 का कमरा था। जहाज ने बिल्डिंग के आगे के हिस्से को चीर दिया। कंक्रीट की दीवारें, लोहे की ग्रिल सब टूट कर बिखर गईं। जहाज का पिछला हिस्सा मलबे से बाहर निकला दिखा। बाकी का शरीर, बाकी का ढांचा इमारत में घुस गया था। तो काल के जखन एखाने जिनिसटा आसछिलो, कल जब जहाज पास आ रहा था तो ऐसी आवाज़ थी कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों के कान फट जाएंगे। और सिर्फ 5 सेकंड में जहाज यहीं मेरे सामने आकर गिर गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे कॉलेज के साथ क्या हो रहा है। अचानक देखा कि बच्चों की बिल्डिंग से आग की लपटें ऊपर उठ रही हैं। मैं दौड़ती हुई माँ के पास पहुंची और बस कहती जा रही थी कि माँ बच्चे मर रहे हैं, माँ बच्चे मर रहे हैं। जब यहाँ पहुंची तो देखा कुछ बच्चे पड़े थे, किसी के हाथ पांव खुले हुए, कोई पूरी तरह बेसुध। बताइए अब कौन इन्हें बचा सकता है? क्या ये बच्चे कभी फिर से अपने माँ बाप की गोद में लौट पाएंगे? एक स्टूडेंट अरिफुल इस्लाम एक दूसरी इमारत में 7वीं मंजिल पे था। उसने बताया कि एक विमान आया और सीधे स्कूल के पहले फ्लोर पे टकरा गया। धमाके के साथ आग और चीखें फैल गईं। एक और छात्र फरहान हसन अभी क्लास से बाहर ही निकल रहे थे। बीबीसी बांग्ला से बातचीत में उन्होंने बताया कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त जिसके साथ मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा था वो मेरी आंखों के सामने मर गया। मैं दोस्तों से बात कर रहा था, तभी एक जलता हुआ जहाज स्कूल की इमारत से आके टकरा गया था। আমি থাকি মিরপুরে।
मैं मीरपुर में रहता हूँ और मेरा छोटा भाई उत्तरा में। जैसे ही हादसे की खबर मिली, मैं भागा भागा वहाँ पहुँचा। 2 अस्पतालों में तलाश की, लेकिन मेरा भतीजा नहीं मिला। फिर पता चला कि वो यहाँ है, नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में। जब आया तो जो दूसरा भतीजा पहले से यहाँ था, उसने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हादसे के बाद बांग्लादेश एयरफोर्स ने गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया। फायर ब्रिगेड और आर्मी से लेकर स्थानीय लोग तक रेस्क्यू में लगे हुए हैं। हमारे स्कूल में 2 ग्राउंड हैं, एक सीनियर के लिए और एक जूनियर के लिए। हम लोग सीनियर वाले ग्राउंड पर थे, तभी 2 लड़ाकू विमान दिखे और एक अचानक यहीं गिर गया। जोर का धमाका हुआ, जैसे जमीन हिल गई हो। घटनास्थल के जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा नहीं सकते। एक वीडियो है जिसमें एक लड़का झुलसी हुई चमड़ी के साथ भागता दिख रहा है। दूसरा वीडियो है जिसमें एक बाप अपनी जख्मी बेटी को छाती से चिपकाए भाग रहा है। ऐसी ही एक ये तस्वीर देखिए, एक बच्ची अब भी हाथ में पेंसिल पकड़े हुए है। उसे गोद में उठाकर बाहर लाया जा रहा है। उसके हाथ में अब भी पेंसिल है और आग से जलता स्कूल पीछे रह गया है। ये तस्वीर बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के लिए प्रबीर दास ने खींची है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अब तक मरने वालों की संख्या 31 तक पहुंच चुकी है। डर है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। 165 लोग जख्मी हैं। सरकार ने 22 जुलाई को राजकीय शोक का ऐलान किया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक्स पे लिखा कि जो शव पहचाने जा चुके हैं उन्हें परिवार को सौंपा जाएगा। बाकी की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। बाद में उन्होंने एक वीडियो संबोधन भी जारी किया। আমার বলার কোনো ভাষা নেই, কিভাবে शुरू করব मेरे पास शब्द नहीं है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। जैसे मैं हूं वैसे ही इस समय पूरा देश सदमे में है। আজকে হতবাক, এরকম একটা কাণ্ড হতে পারে कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जरा सी भी चेतावनी नहीं थी। কারো ধারণার মধ্যে ছিল না। माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज में जो हुआ, जिस तरह से एक ट्रेनिंग जेट मासूम बच्चों पर आ गिरा, उन्हें जला डाला, हम उन माँ बाप की आंखों में अब कैसे देखेंगे? हम क्या कहेंगे उनसे? আগুনে পুড়ে মরল। মা বাপদের আমরা কি জবাব দেব? बांग्लादेश एयरफोर्स ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। बांग्लादेशी सेना ने बताया कि पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट तौकीर इस्लाम का ये पहला सोलो फ्लाइट था। वो ट्रेनिंग मिशन पे थे। जहाज में मैकेनिकल फेलियर हुआ। उन्होंने आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही। तौकीर बचाए नहीं जा सके। हादसे पे जांच जारी है। सवाल भी जारी हैं कि देश की राजधानी में वो भी इतनी भीड़ भाड़ वाली बस्ती के ऊपर कौन सी ट्रेनिंग उड़ानें हो रही थीं। हमने एविएशन एक्सपर्ट से बात की। उनसे पूछा कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को लेकर क्या नियम कायदे हैं और क्या ढाका में इन नियमों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो नॉर्म्स वायलेट किए जा रहे थे कि नहीं बांग्लादेश में, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी अपने देश के मिलिट्री पायलट्स एयरक्राफ्ट या उनके पॉपुलेशन के साथ इस तरह की चांसेस लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस। अभी आपने देखा इतना डेवस्टेटिंग, इतना ऐसा हादसा हुआ है जहाँ पे इतने लोगों की जान गई है। तो ये जो चीज़ है, ये तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ होगा। और जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है पायलट्स की, वो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड उसकी सिलेबस होती है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब एक कैडेट आता है एयरफोर्स एकेडमी में, किसी भी एयरफोर्स एकेडमी में, किसी भी एयरफोर्स के, उसके लिए एक पर्टिकुलर सिलेबस पहले से तय किया होता है, जिसमें पहले 6 महीने कम से कम उसको ग्राउंड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इनमें से आप जैसे मीटियोलॉजी होता है, या जो एयरक्राफ्ट की इंजीनियरिंग है, उसके जो सिस्टम्स हैं, उसके जो इमरजेंसीज हो सकती हैं उस एयरक्राफ्ट में, और भी बहुत तरह की चीज़ें। ये चीज़ें ग्राउंड पे ही, फर्स्ट इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग के तौर पे सिखाया जाता है
क्लासरूम्स में। एक और सवाल है जो चीन से जुड़ा है। एक रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर ने ढाका ट्रिब्यून से नाम न बताने की शर्त पे कहा है कि चाइनीज़ विमान ही बार बार हो रही दुर्घटनाओं की जड़ हैं, लेकिन मजबूरी है कि एयरफोर्स इसी तरह के विमान उड़ाना चाहती है, उनको उड़ाना पड़ता है। ये इस बरस दूसरा F7 विमान है जो क्रैश हुआ है। जून 2025 में म्यांमार एयरफोर्स का एक F7 जेट क्रैश हुआ था। हादसे में पायलट की मौत हो गई थी। 2008 में भी ढाका के बाहर एक और F7 ट्रेनिंग जेट क्रैश हुआ था और पायलट की जान चली गई थी। पिछले 20 साल में हुए बांग्लादेश एयरफोर्स के कुल 11 क्रैश एपिसोड्स में से जो 7 हैं वो सिर्फ चीनी एयरक्राफ्ट्स के कारण हुए। बाकी 4 में से 3 रूसी और एक चेक गणराज्य के विमान से जुड़े हुए थे। जिस विमान की वजह से हादसा हुआ वो एक लाइट फाइटर जेट है। चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इन्हें बनाया था। 2022 में बांग्लादेश को 36 ऐसे जेट खरीदारी में सौंपे गए थे। नाम के साथ अपग्रेडेड, मॉडिफाइड और आधुनिक जुड़ा है, लेकिन असल ज़मीन पर सब कुछ उल्टा है। हमने जानकारों से इस सिलसिले में भी बात की। उनसे पूछा कि क्या इस क्रैश के लिए चीन में बना विमान एक बड़ा कसूरवार है। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। बांग्लादेश के पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके इन्वेंट्री में वो मेनली चाइनीज एयरक्राफ्ट ही हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर क्रैश होगा तो चाइनीज एयरक्राफ्ट का ही क्रैश होगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि J7 का या इवन F7 का जो कि और मतलब अपग्रेडेड वर्जन है J7 का, एक्सपोर्ट वर्जन है, उसमें हमेशा ही मतलब प्रॉब्लम्स रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज रहे हैं। और जो एयरफोर्सेस इसको यूज करते हैं, जैसे बर्मा में यूज होता था, श्रीलंका में यूज हुआ है, चाइना खुद अपने J7 फ्लाई किया था बहुत सालों तक। तो क्रैशेस हुई हैं। इवन 2022 में चाइना में ही, बीजिंग में मतलब चाइना में ही क्रैश हुआ है, जहाँ पे एक पॉपुलेटेड एरिया पे वो एयरक्राफ्ट जा गिरा था। ये 1964 का टेक्नोलॉजी है। 1964 में पहली बार बना था ये। तो अब वहां से 60 साल गुजर चुके हैं। तो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम इश्यूज, मैलफंक्शंस, क्रैशेस, ये तो मतलब होना होगा ही, बिकॉज यू फ्लाइंग एट मैक 2, ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। ये भी तो आप सोचिए ना। तो कितना स्ट्रेस होता होगा एयरक्राफ्ट के ऊपर, नॉट जस्ट दी मतलब इंजन, बाकी जो और उनके वो चीजें हैं, इंक्लूडिंग जो एयर फ्रेम है, जो विंग्स हैं, जो एक्सटर्नल एयरक्राफ्ट का जो पोर्शंस हैं, उन सब के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ता होगा उस स्पीड पे फ्लाई करने के लिए। सो कहीं ना कहीं मैलफंक्शंस तो होगी ही। तो ये मतलब एकदम से कह देना कि वो उसके वजह से हुआ है, वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ऐसे दिनों में इंसान ढूंढता है कि किसे कोसा जाए, किस पर उंगली उठाएं, कौन जिम्मेदार है इस भयानक त्रासदी का। हम किसी एक नाम पर ठहरना चाहते हैं, किसी एक चीज़ को कसूरवार मान लेना चाहते हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर वो विमान F7 इतना ही असुरक्षित था तो उसे उड़ाया ही क्यों गया। लेकिन ये सभी सवाल जवाब उन माँ बाप के सामने खोखले और बेमानी हैं जिनके बच्चे अब कभी स्कूल से घर नहीं लौटेंगे। फिलहाल दिन की अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। इस खबर के अपडेट्स तो आप तक लेकर आते ही रहेंगे। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। 23 से 26 जुलाई के बीच ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर होंगे वो। लंदन में पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम की स्टॉमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। संभावना जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन किया जा सकता है। FTA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है जिसके तहत सदस्य देश आपस में प्रोडक्ट और सर्विसेज के बिजनेस पे लगने वाले टैरिफ को कम से कम करते हैं या खत्म कर देते हैं। There was a conversation on the 6th of May between the Prime Minister and the Prime Minister of the UK, where an announcement had been made that the two sides had concluded negotiations on a free trade agreement and other issues. Since then, the two sides have been in very close touch with each other. There is the obvious legal scrubbing, etc., that any such agreement needs to go through. We are
continuing to work on those, and last minute work on that is continuing. ब्रिटेन की यात्रा के बाद पीएम मोदी मालदीव जाएंगे। 26 जुलाई को मालदीव का स्वतंत्रता दिवस है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। Maldives is, as you all know, a very close partner in our neighborhood, a very important partner in India's neighborhood first policy, and as part of the Mahasagar vision of India, which is mutual and holistic advancement for security and growth across regions. We have always been the first. अगली सुर्खी गजा से है। इजराइल ने गजा में सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स अब उन इलाकों को भी निशाना बना रही है जहां अब तक कोई हमले नहीं हुए थे। 21 जुलाई को इजरायली टैंक्स पहली बार सेंट्रल गजा के देर अल बलाह इलाके में दाखिल हुए। ज़मीनी कार्रवाई के साथ हवाई हमले भी किए गए। इसमें 60 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई है। अब तक ये इलाका हमले से बचा हुआ था। इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि इजराइल ये मानता था कि हमास ने बंधकों को यहीं पे छिपा कर रखा है। इस इलाके में दक्षिणी गजा से विस्थापित हुए 50 से 80 हज़ार लोग जो है वो रह रहे थे। हमला करने से पहले इजरायली सेना ने इन्हें जगह खाली करने की वार्निंग दी थी, जिसके बाद हजारों लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। उन्होंने अल मवासी इलाके पर बम गिराया, जबकि उसे ह्यूमैनिटेरियन जोन माना गया था। मैं चाहती हूँ हमारी आवाज पूरी दुनिया सुने। बच्चे कैसे मर रहे हैं देखो। मैं भी मरने के कगार पर हूँ। थक कर मेरी आवाज तक नहीं निकल रही। बाजारों में ढूंढते ढूंढते दम निकल गया। न दाल मिली, न पास्ता, न कुछ और। इजराइल के इन हमलों के बाद पश्चिमी देशों ने इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत 27 देशों ने इस बाबत एक संयुक्त बयान जारी किया है और गजा में जंग को तुरंत खत्म करने की अपील की है। अगली सुर्खी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से जुड़ी हुई है। उन्होंने अमेरिका के हवाई हमलों पर बयान दिया है। कहा है, माना भी है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को गंभीर नुकसान पहुंचा है। 21 जुलाई को अमेरिकी न्यूज़ पैनल फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि फिलहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम रुका हुआ है, लेकिन आगे काम जारी रहेगा क्योंकि हमने इसमें ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है और अब ये राष्ट्रीय सम्मान का मसला है। अरागची ने आगे कहा कि ईरान जो है अमेरिका के साथ बातचीत के लिए अब भी तैयार है, लेकिन फिलहाल सीधे बातचीत नहीं होगी। माने तीसरे पक्ष या मध्यस्थों के जरिए ही बातचीत होगी। अरागची के इस बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा कि जैसा कि अरागची ने कहा, हमारा हमला गंभीर था और ज़रूरत पड़ी तो हम फिर हमला करेंगे। CNN और उनके रिपोर्टर को मुझसे और अमेरिकी पायलट से माफ़ी मांगनी चाहिए। CNN और बाकी चैनल्स ने अमेरिकी हमलों को लेकर क्या रिपोर्टिंग की थी, इसके लिए आप दुनियादारी का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आखिरी सुर्खी में तस्वीरें देखिए। ये रूस की ड्रोन फैक्ट्री है जहां रोज़ यूक्रेन पर हमले के लिए ड्रोन बनाए जाते हैं। ये फैक्ट्री रूस में टाटास्तान क्षेत्र में येलाबुगा शहर के पास है। ये जगह यूक्रेन की सीमा से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। इस फैक्ट्री का वीडियो खुद रूस की स्टेट मीडिया ने दिखाया है। फैक्ट्री के डायरेक्टर ने दावा किया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जहां बड़े पैमाने पर युवाओं को ड्रोन असेंबल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि यहाँ काम करने वाले लोगों के चेहरों को ब्लर किया गया है। फैक्ट्री डायरेक्टर का कहना है कि यहाँ उम्मीद से 9 गुना ज़्यादा ड्रोन बन रहे हैं ताकि हवाई हमलों को और तेज़ किया जा सके। हाल के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं। 21 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हाल के हमलों में 2 लोगों की मौत भी हुई है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।